नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉ राजेश वर्मा और आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूँ। मैं हमेशा अपने बुजुर्ग मरीजों की देखभाल करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश रहें। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा यूरिन टेस्ट, पेशाब की जांच, भविष्य में होने वाली बीमारियों के खतरे को बता सकता है? जब आप अपनी यूरिन रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आपको यूरिन में प्रोटीन के स्तर का पता चलता है। अगर यह संख्या 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है तो आपको प्रोटीन यूरिया हो सकता है। ये किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। ये नुकसान तब होता है जब किडनी का फिल्टर करने वाला सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने स्पष्ट किया था कि प्रोटीन यूरिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किडनी की बीमारी का एक लक्षण है जिसमें पेशाब में बहुत अधिक प्रोटीन निकलता है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें प्रोटीन यूरिया है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए बता दूं कि प्रोटीन यूरिया अस्थायी या स्थायी हो सकता है। हमारी यह चर्चा मुख्य रूप से स्थायी प्रोटीन यूरिया पर केंद्रित होगी, जो अक्सर किडनी की पुरानी बीमारियों, क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण होता है। याद रखें कि प्रोटीन यूरिया को कम करने से किडनी को आगे होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। इससे आप भविष्य में अस्वस्थ किडनी के दर्द और महंगे इलाजों से बच सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम उन 3 विटामिन्स के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रोटीन यूरिया को रोकने और किडनी के नुकसान को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। हम जानेंगे कि ये विटामिन कौन से हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं और इन्हें अपने आहार में कैसे शामिल करें। प्रोटीन यूरिया के कारण और बचाव के बारे में जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी असली लोगों और डॉक्टरों द्वारा तैयार की गई है। हम कोई भी कंप्यूटर रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं करते। हमारी जानकारी पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। यह जानकारी देने का हमारा मकसद आपको सही ज्ञान देना है ताकि आप अपने आहार के बारे में सही फैसले ले सकें। अब चलिए वापस अपने विषय पर आते हैं। वे विटामिन जो प्रोटीन यूरिया को रोकने में मदद करते हैं। किडनी का सामान्य काम खून को साफ करना और गंदगी को बाहर निकालना है। पेशाब में मौजूद गंदगी में अतिरिक्त पानी और मिनरल्स होते हैं। किडनी ब्लड प्रेशर को सही रखने के लिए शरीर में तरल पदार्थों फ्लूइड्स का संतुलन बनाए रखती है। आमतौर पर शरीर पेशाब में प्रोटीन लीक नहीं करता है। यह स्पष्ट है कि प्रोटीन यूरिया में कोई भी कमी किडनी को आगे होने वाले नुकसान को कम करेगी। किडनी की बीमारी वाले लोगों में कुछ विटामिन कम हो सकते हैं। भोजन या सप्लीमेंट्स के जरिए इन विटामिन्स की पूर्ति करने से ऊतकों टिश्यूज की मरम्मत करके किडनी के काम में सुधार हो सकता है। विशेष रूप से किडनी की खराबी से जुड़े कई कारणों से लोगों में विटामिन्स की कमी हो सकती है। पहला, किडनी के फिल्टर सिस्टम, जिसे ग्लोमेरुली कहा जाता है, को नुकसान होने से ये विटामिन प्रोटीन के साथ पेशाब में निकल सकते हैं। दूसरा, किडनी की खराबी वाले लोगों में कुपोषण मालन्यूट्रिशन आम है। यह स्वाद बिगड़ने और भूख कम लगने के कारण हो सकता है। ऐसा पोषक तत्वों से भरपूर भोजन कम खाने से भी हो सकता है। तीसरा, जैसे जैसे किडनी की खराबी बढ़ती है, डॉक्टर कुछ खाद्य पदार्थों को सीमित करने की सलाह दे सकते हैं। किडनी की गंभीर बीमारी में कुछ प्रकार की दालें, फल सब्जियां और दूध वाले भोजन नहीं खाने चाहिए। इनमें पोटेशियम या फास्फोरस ज्यादा होता है जो शरीर से ठीक से बाहर न निकलने पर खतरनाक हो सकता है। अंत में, गंभीर बीमारी के कारण जिनकी किडनी बिल्कुल काम नहीं करती,
उन्हें डायलिसिस की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया शरीर में विटामिन के सही स्तर को बनाए रखने में और भी चुनौतियां पेश करती है। यहाँ हम उन विटामिन्स के बारे में गहराई से जानेंगे जो प्रोटीनूरिया को ठीक करने और किडनी की बीमारी में आगे के नुकसान को सीमित करने में मदद कर सकते हैं। विटामिन 1, विटामिन डी, विटामिन डी। पहला विटामिन जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है विटामिन डी। विटामिन डी प्रोटीनूरिया और किडनी के नुकसान को ठीक करने में कई कारणों से मददगार हो सकता है। सबसे पहले विटामिन डी शरीर से सूजन इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में मदद करता है। किडनी में सूजन ग्लोमेरुली के अंदर छोटी ट्यूब जैसे फिल्टर को बड़ा कर देती है, जिससे प्रोटीन लीक होने लगता है। सूजन कम करने से प्रोटीनूरिया कम हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करता है। जब किडनी के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है तो किडनी उस क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ाने की कोशिश करती है। हालांकि समय के साथ यह अत्यधिक दबाव और भी अधिक सूजन और नुकसान का कारण बनता है, जिससे प्रोटीनूरिया होता है। विटामिन डी रेनिन और एंजियोटेंसिन जैसे हार्मोन और एंजाइम के स्राव को कम करता है, जो किडनी में हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकते हैं। विटामिन डी का एक और काम एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स बनाना है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक पदार्थों से होने वाले नुकसान को कम करते हैं। शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे ऑक्सीजन का उपयोग और भोजन को पचाना फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से जुड़ जाते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सिस्टम को और नुकसान होने से रोकते हैं, जो प्रोटीनूरिया का मुख्य कारण है। विटामिन डी के सुरक्षात्मक प्रभाव किडनी के फिल्टर सिस्टम में निशान स्कार टिश्यू बनने से रोक सकते हैं। स्कार टिश्यू को बनने से रोककर ग्लोमेरुली का काम बेहतर हो सकता है, जिससे पेशाब में जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि प्रोटीनूरिया को रोकने और किडनी को ठीक करने पर विटामिन डी के प्रभावों के बारे में अध्ययन अभी भी पूरी तरह से एकमत नहीं है। 2019 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने किडनी के काम पर विटामिन डी3 सप्लीमेंट्स के प्रभाव को देखा। शोधकर्ताओं ने टाइप 2 डायबिटीज वाले 300 से अधिक रोगियों का अध्ययन किया। 5 साल बाद विटामिन डी3 ने ग्लोमेरुलर फंक्शन में कोई खास अंतर नहीं दिखाया, लेकिन किडनी ब्लड प्रेशर रिसर्च जर्नल में 2019 के एक और विश्लेषण ने लगभग 500 रोगियों को शामिल करते हुए अध्ययनों की जांच की। इन रोगियों को डायबिटीज से संबंधित किडनी की क्षति थी। सबूतों से पता चला कि कई रूपों में विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से पेशाब में प्रोटीन कम हो गया। सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त विटामिन डी ले रहे हैं। किडनी डिजीज आउटकम क्वालिटी इनिशिएटिव की 2020 की सिफारिशों के अनुसार किडनी की क्षति या बीमारी के किसी भी चरण वाले लोगों के लिए पर्याप्त विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी के सप्लीमेंट व्यक्तिगत होने चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर आधारित होने चाहिए। 19 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को प्रतिदिन 600 इंटरनेशनल यूनिट आयु या 15 माइक्रोग्राम लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों यानी मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों को प्रतिदिन 800 इंटरनेशनल यूनिट या 20 माइक्रोग्राम प्राप्त करने के लिए अपनी खुराक बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत से लोग धूप में बहुत कम समय बिताते हैं। सुझाई गई खुराक में धूप के संपर्क को भी शामिल किया गया है। धूप के अलावा विटामिन डी से भरपूर भोजन खाना और फोर्टिफाइड पोषक तत्वों से युक्त भोजन खाना आपके स्तर को बढ़ाने के
अतिरिक्त तरीके हैं। हालांकि यदि आप विटामिन डी लेने की योजना बना रहे हैं तो कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहले, विटामिन डी वसा फैट में घुलनशील है और शरीर के ऊतकों में जमा हो जाता है। बहुत अधिक सप्लीमेंट लेने से यह जहरीले स्तर तक पहुंच सकता है। किडनी की पथरी या खून में कैल्शियम के उच्च स्तर वाले लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। विटामिन डी सप्लीमेंट खून में अवशोषित कैल्शियम के स्तर को और बढ़ा सकता है। इससे पथरी बनने की संभावना बढ़ सकती है। अंत में 4000 इंटरनेशनल यूनिट से अधिक विटामिन डी वाले सप्लीमेंट किसी स्वास्थ्य पेशेवर या डॉक्टर की देखरेख के बिना नहीं लिए जाने चाहिए। समय की बात करें तो विटामिन डी दिन के किसी भी समय लिया जा सकता है। हालांकि यह विटामिन तब सबसे अच्छा अवशोषित होता है जब इसे स्वस्थ वसा हेल्थी फैट वाले भोजन के साथ खाया जाए। विटामिन डी सप्लीमेंट खरीदते समय आप 2 अलग-अलग रूप देख सकते हैं: D2 एर्गोकैल्सिफेरॉल और D3 कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 समय के साथ आपके रक्त के स्तर को बढ़ाने में अधिक प्रभावी हो सकता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी से भरपूर भोजन में कॉड लिवर, ओनियल और वसायुक्त मछलियां जैसे कि मैकेरल और सैल्मन शामिल हैं। कलेजी और अंडे की जर्दी एग योक्स में भी प्राकृतिक रूप से विटामिन डी की उच्च मात्रा होती है। इसके अलावा यूवी प्रकाश, यूवी लाइट के संपर्क में आए मशरूम में भी विटामिन डी की उच्च मात्रा होती है। विटामिन डी से भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में दूध और पौधों पर आधारित दूध जैसे बादाम या सोया दूध शामिल हैं। अंत में दही, संतरे का रस और कुछ अनाज सीरियल्स भी फोर्टिफाइड हो सकते हैं और किडनी के नुकसान को ठीक करने वाले इस महत्वपूर्ण विटामिन की उच्च मात्रा इनमें हो सकती है। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विटामिन डी की मात्रा जानने के लिए खाने के पैकेट के पीछे पोषण संबंधी लेबल, न्यूट्रिशन लेबल जरूर पढ़ें। क्या आपको हमारी बातचीत अब तक पसंद आ रही है? अगर हाँ तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमें संकेत दें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी सामग्री बना सकें। विटामिन 2, विटामिन ई। दूसरा विटामिन जो पेशाब में प्रोटीन के रिसाव को कम कर सकता है और किडनी को ठीक करने में मदद कर सकता है, वह है विटामिन ई। विटामिन ई किडनी को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है। सबसे पहले, विटामिन ई विटामिन डी के समान है क्योंकि यह सूजन को कम करने और ऊतकों को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। विशेष रूप से विटामिन ई कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स को फ्री रेडिकल के नुकसान से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन ई किडनी के फिल्ट्रेशन सिस्टम की परत बनाने वाली कोशिकाओं को खुद की मरम्मत करने में मदद कर सकता है। इस प्रक्रिया को ऑन्टोफैजी ऑटोफेजी कहा जाता है। सामान्य कामकाज के लिए कोशिकाओं को ऑन्टोफैजी से गुजरना पड़ता है। विटामिन ई कोशिकाओं द्वारा की जाने वाली ऑन्टोफैजी की मात्रा को सीमित करके उनकी ऊर्जा बचाने में बढ़ावा दे सकता है। यह सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभा सकता है कि ऑटोफैजी पूरी हो जाए। इसके अलावा विटामिन ई इस प्रक्रिया के दौरान जमा होने वाले कचरे की मात्रा को भी कम कर सकता है। इस सेल्यूलर रखरखाव में सुधार से प्रोटीनूरिया और कुल मिलाकर किडनी के कामकाज में सुधार हो सकता है। विटामिन ई के लाभ दिखाने वाले अध्ययन बहुत उत्साहजनक हैं। न्यूट्रिएंट्स जर्नल में प्रकाशित 2021 के एक छोटे से अध्ययन में इंडासर रोगियों को देखा गया। शामिल रोगियों में डायबिटिक किडनी डिजीज थी और उन्हें या तो प्रोटीनूरिया का प्रारंभिक रूप था, जिसे माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया
माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया कहा जाता है, या स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी था, जो बीमारी का अधिक प्रगतिशील रूप है। हालांकि इस दूसरे अध्ययन में प्रोटीन यूरिया में कोई खास कमी नहीं आई, लेकिन प्रारंभिक शोध में सुधार देखा गया था। लेखक विटामिन ई का अध्ययन करने की जटिल प्रकृति पर ध्यान देते हैं। जब आप अपने विटामिन ई के स्तर को बढ़ाने का चुनाव करते हैं, तो इन महत्वपूर्ण सिफारिशों और सावधानियों को ध्यान में रखें। 19 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए विटामिन ई की अनुशंसित मात्रा प्रतिदिन 15 मिलीग्राम है। इसके अलावा किडनी के विकारों वाले लोगों के लिए बीमारी की गंभीरता के आधार पर विटामिन ई की उच्च मात्रा का उपयोग किया जा सकता है। लोग 200 से 400 मिलीग्राम की एक छोटी अवधि का कोर्स प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन केवल आपके डॉक्टर की सलाह पर। अनुशंसा से अधिक विटामिन ई लेने से शरीर की रक्त के थक्के ब्लड क्लॉट्स बनाने की क्षमता कम हो सकती है और गंभीर नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक उच्च स्तर पर लिया गया विटामिन ई कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। विटामिन डी की तरह विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है और शरीर के ऊतकों में जमा होता है। लंबे समय तक उच्च स्तर लेने से जहरीले स्तर जमा हो सकते हैं। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप दवाएं ले रहे हैं, तो विटामिन ई का सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से बात करना अनिवार्य है। आप विटामिन ई कैसे लेते हैं, ये आपके शरीर में इसके स्तर को प्रभावित कर सकता है। आप दिन के किसी भी समय विटामिन ई ले सकते हैं। हालांकि कुछ लोग अनिद्रा नींद न आना में मदद के लिए विटामिन ई का उपयोग करते हैं और इसे रात में लेना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसलिए बेहतर अवशोषण के लिए इसे स्वस्थ वसा वाले भोजन के साथ लेना आवश्यक है। विटामिन ई खरीदते समय याद रखें कि स्टैंडअलोन सप्लीमेंट्स जो केवल विटामिन ई के होते हैं, में मल्टीविटामिन में पाए जाने वाले विटामिन ई के स्तर से अधिक खुराक हो सकती है। आमतौर पर ये स्तर 15 मिलीग्राम की अनुशंसित दैनिक सीमा से बहुत अधिक होते हैं। कई खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से विटामिन ई में उच्च होते हैं। इनमें सूरजमुखी के बीज और मेवे जैसे कि ब्राज़ील नट्स, बादाम और मूंगफली शामिल हैं। इसके अलावा गेहूं के बीज, व्हीट जर्म और वनस्पति तेल जैसे कि कुसुम मक्का और सोयाबीन का तेल विटामिन ई में उच्च होते हैं। इसके अलावा कद्दू, शतावरी और लाल शिमला मिर्च जैसी सब्जियों में उच्च स्तर होते हैं। आपको पालक, सरसों का साग और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ई मिलेगा। अंत में एवोकाडो और आम विटामिन ई के अतिरिक्त स्रोत हैं। जो लोग सबूतों में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे दावों का समर्थन करने वाले अध्ययन हमारे विवरण बॉक्स में लिंक में दिए गए हैं। विटामिन 3, विटामिन B9, विटामिन B9 जिसे फोलेट या फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम प्रोटीन यूरिया को रोकने और आपकी किडनी को ठीक करने में मदद करने के लिए विटामिन B9 के लाभों पर चर्चा करेंगे। विटामिन B9 भी आमतौर पर कम होता है, विशेष रूप से गंभीर किडनी की बीमारी वाले लोगों में। पहला, विटामिन डी और ई की तरह विटामिन B9 के एंटीऑक्सीडेंट गुण सूजन को कम करने और किडनी के ऊतकों को फ्री रेडिकल के नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, डायलिसिस पर रहने वालों में उपयोग किया जाने वाला विटामिन B9 रक्त के थक्कों, ब्लड क्लॉट्स की घटना को कम करके उनके डायलिसिस एक्सेस साइटों में नुकसान को कम कर सकता है। तीसरा, विटामिन B9 गंभीर किडनी रोग वाले लोगों में फास्फोरस के उच्च रक्त स्तर के हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। समस्याओं में हड्डियों को कमजोर करके शरीर के चारों ओर विभिन्न स्थानों में
छोटी पत्थरी बनाना शामिल है। इसके अलावा विटामिन B9 रक्त में होमोसिस्टीन नामक अमीनो एसिड को तोड़ने में मदद करता है। उच्च स्तर पर होमोसिस्टीन गंभीर किडनी रोग वाले लोगों में हृदय रोग, किडनी की सूजन और रक्त के थक्कों का खतरा बढ़ा सकता है। एक बड़ा अध्ययन प्रोटीनयूरिया को कम करने और किडनी की क्षति को ठीक करने पर विटामिन B9 के लाभकारी प्रभाव को दर्शाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज ने चाइना स्ट्रोक प्राइमरी प्रिवेंशन ट्रायल नामक एक बड़े अध्ययन की 2020 की समीक्षा प्रकाशित की। मूल अध्ययन ने 1300 से अधिक रोगियों को देखा जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर और प्रारंभिक से मध्य चरण की क्रॉनिक किडनी डिजीज थी। परिणामों ने दैनिक B9 लेने के 4 वर्षों के दौरान किडनी की बीमारी की प्रगति में 80% से अधिक की कमी दिखाई। दैनिक सेवन की सिफारिशें इस बात पर आधारित हैं कि शरीर विटामिन B9 को कैसे अवशोषित करता है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट या भोजन में विटामिन B9 का रूप है। शरीर भोजन में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले फोलेट या विटामिन B9 की तुलना में फोलिक एसिड को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। इसलिए फोलेट की अनुशंसित दैनिक मात्रा माइक्रोग्राम और फफ डेली फोलेट इक्विवेलेंट DFE में मापी जाती है। 19 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को 400 माइक्रोग्राम डेली फोलेट इक्विवेलेंट या संक्षेप में DFE लेना चाहिए। यह मात्रा 240 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड और 400 माइक्रोग्राम फोलेट के बराबर है। ध्यान दें कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट या फोर्टिफाइड भोजन का सेवन प्रतिदिन 8 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को किडनी की गंभीर क्षति है, जिसे एंड स्टेज किडनी डिजीज ESKD भी कहा जाता है, उन्हें फोलिक एसिड के 5 मिलीग्राम प्रतिदिन के उच्च खुराक सप्लीमेंट की सलाह दी जा सकती है। हालांकि आपको केवल डॉक्टर की देखरेख में ही उच्च खुराक वाले सप्लीमेंट लेने चाहिए। विटामिन B9 लेते समय सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। विटामिन B9 और B12 दोनों ही लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए आयरन के साथ काम करते हैं। अनुशंसित से अधिक लेने से विटामिन B12 की कमी वाले लोगों में लक्षण छिप सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B9 की अनुशंसित मात्रा से अधिक लेने से कुछ प्रकार के कैंसर का विकास बढ़ सकता है। विटामिन B9 की खरीदारी करते समय आप इसे मल्टीविटामिन प्रसव पूर्व विटामिन प्रीनेटल वाइटामिन्स और B कॉम्प्लेक्स विटामिन में पाएंगे। मिथाइल फोलेट विटामिन उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जिनमें MTHFR नामक जीन म्यूटेशन है। अनुशंसित मात्रा सुनिश्चित करने के लिए फोर्टिफाइड खाद्य लेबल पर विटामिन B9 की मात्रा की जांच करें। विटामिन B9 कई अलग अलग खाद्य पदार्थों में उपलब्ध है। गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि अरुगुला केल और पालक फोलेट में उच्च हैं। अन्य सब्जियां जैसे कि ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली और शतावरी भी फोलेट में उच्च हैं। फोलेट से भरपूर अन्य स्रोतों में अंडे, फलियां, लेग्यूम्स जैसे कि राजमा और मटर, अखरोट और अलसी के बीज शामिल हैं। अंत में फोर्टिफाइड ब्रेड और अनाज, पास्ता, मक्का और चावल में फोलिक एसिड की उच्च मात्रा होती है। प्रोटीनयूरिया को रोकने और अपनी किडनी को ठीक करने में मदद करने के लिए विटामिन DE और B9 लेने के लाभों के बारे में अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। सावधानियां, प्रिकॉशंस। अब हम चर्चा करेंगे कि आपको किडनी की बीमारी के बारे में अपने डॉक्टर से कब बात करनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कैसे प्रोटीनयूरिया भविष्य में होने वाली बीमारी के जोखिम को बताता है। हमने नोट किया कि किडनी की क्षति से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट फेलियर हो सकता है। किडनी की क्षति को रोकने या ठीक करने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। यह आपको बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है, आप अपने पेशाब में
प्रोटीन के सबूत देखना शुरू कर सकते हैं। ये गहरा बुलबुले वाला या झाग जैसा दिखाई दे सकता है। जब किडनी अतिरिक्त तरल पदार्थ को आपके पेशाब में फिल्टर नहीं कर पाती है, तो आप अपने हाथ पैरों या चेहरे में सूजन देख सकते हैं। यह तरल पदार्थ, जिसे एडिमा के रूप में जाना जाता है, शरीर के चारों ओर इकट्ठा होता है। आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। यह भावना तब होती है जब रक्त में गंदगी जमा हो जाती है। आप नमक और खनिजों में असंतुलन के कारण मांसपेशियों में फड़कन या ऐंठन देख सकते हैं। ये लक्षण एक ही बार में मौजूद नहीं हो सकते हैं और धीरे धीरे खराब हो सकते हैं। यदि आप इनका अनुभव करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा यदि आपको सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो एम्बुलेंस को कॉल करें या तुरंत मदद लें। अपने आहार या विटामिन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता डॉक्टर से परामर्श करें, खासकर यदि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां हैं। अब तक इस वीडियो में आपने सीखा है कि प्रोटीनूरिया किडनी खराब होने का संकेत है। हमने चर्चा की कि विटामिन लेने से प्रोटीनूरिया को रोकने और आपकी किडनी को ठीक करने में मदद क्यों मिल सकती है। आपने उन लक्षणों के बारे में भी सुना है जो आप किडनी की समस्याओं के बाद के चरणों में अनुभव कर सकते हैं। हम अब संक्षेप में विटामिन डी और B9 को दोहराएंगे। प्रोटीनूरिया के कारणों को खोजने और इसे रोकने के तरीके खोजने के लिए देखते रहें। किडनी की खराबी वाले लोगों में आमतौर पर कम पाए जाने वाले विटामिन्स में विटामिन डी और B9 शामिल हैं। ये विटामिन प्रोटीनूरिया को रोकने और आपकी किडनी को ठीक करने में मददगार भूमिका निभा सकते हैं। ये विटामिन सूजन के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को रोकते हैं। पर्याप्त विटामिन डी स्तर सुनिश्चित करने के अन्य लाभों में ग्लोमेरुली के भीतर ब्लड प्रेशर और स्कार टिश्यू के गठन को कम करना शामिल है। विटामिन ई सामान्य कामकाज के लिए सेल के रखरखाव और मरम्मत को विनियमित करने में भी मदद कर सकता है। अंत में विटामिन B9 डायलिसिस रोगी के एक्सेस साइटों में रक्त के थक्कों के गठन को कम कर सकता है। विटामिन B9 रक्त फास्फोरस और होमोसिस्टीन के हानिकारक स्तरों को भी कम कर सकता है। वीडियो का अंतिम भाग प्रोटीनूरिया के कारणों पर चर्चा करता है। प्रोटीनूरिया शरीर के भीतर एक अस्थायी या पुरानी स्थिति हो सकती है। अस्थायी कारण कम पानी पीना या पानी की कमी, संक्रमण इन्फेक्शन, उच्च स्तर की शारीरिक गतिविधि या हार्ट फेलियर की जटिलताएं हो सकती हैं। लो ब्लड प्रेशर, सूजन या किडनी की पत्थरी से नुकसान भी प्रोटीनूरिया का कारण बन सकता है। किसी व्यक्ति को प्रोटीनूरिया होने के लंबे समय तक चलने वाले कारण किसी स्वास्थ्य स्थिति के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट फेलियर समय के साथ किडनी को प्रभावित करते हैं। किडनी खराब होने के अन्य कारणों में इम्यून सिस्टम के विकार जैसे कि IgA नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी या ल्यूपस नेफ्राइटिस शामिल हैं। विषाक्तता, पॉइजनिंग, कुछ कैंसर और चोट भी प्रोटीनूरिया का कारण बन सकते हैं। प्रोटीनूरिया को रोकना हमेशा कुछ परिस्थितियों में संभव नहीं हो सकता है। हालांकि यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप किडनी की क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी जीवन शैली सक्रिय हो। अपने ब्लड शुगर को मैनेज करें। फलों और सब्जियों का संतुलित आहार लें। पर्याप्त पानी पिएं और अपने डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाएं लें। डॉ. राजेश वर्मा का अनमोल विचार।
मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा। जान है तो जहान है। अपनी सेहत का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने पोते पोतियों के साथ खेल पाएंगे और जीवन का असली आनंद ले पाएंगे। इसलिए अपनी किडनी और शरीर का ध्यान रखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी और प्रोटीन यूरिया को रोकने और किडनी को ठीक करने के लिए विटामिन की जानकारी और सुझाव मददगार लगे होंगे। अब मैं अपने सभी वर्तमान सब्सक्राइबर्स और दर्शकों को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका समर्थन हमें बहुमूल्य सामग्री साझा करना जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी सेहत के लिए क्या कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी जीवन रक्षक वीडियो न चूकें। और हाँ, इस जानकारी को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है ये किसी की जान बचा ले। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें